डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम अगेन केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया से रिलेटेड है। ये मैं टॉपिक में स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है, जिसमें आपको सोसाइटी में या जो हमें जनरल नॉलेज होना चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे अपन कॉन्ट्रास्ट मीडिया मींस केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री का मतलब ध्यान दीजिएगा, मैंने केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो सारे के सारे वीडियो एक साथ खुल जाएंगे और आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने डिफरेंट कैटेगरीज के बना रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो सारी कैटेगरीज आपको दिख जाएगी और आप उनको क्लिक करके आप वो अपना वीडियो देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को इनेबल करना, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाएगा। ओके, तो अपन बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, देखिएगा कॉन्ट्रास्ट मीडिया। कॉन्ट्रास्ट मीडिया या रेडियो ओपेक्स बोलते हैं अपन। यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं, यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम या यूनिवर्सिटी एग्जाम, फार्मासिस्ट, डीसीओ, जीपेट, इन सभी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मींस या तो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस मींस एमसीक्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं वो चीज मैं बताने वाला हूं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट मीडिया। इसका डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले, एजेंट विच इंक्रीज contrast of the structures or fluids within body in radiology। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जब अपन बात करें फोटो खींचते हैं तो उसका कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस हम बढ़ाते हैं। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं हमारी बॉडी का, जब हम इमेजिंग करते हैं तो वहां की जो ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स का हम कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं, मींस उसको थोड़ा सा डार्कनेस साइड में लेके जाते हैं ताकि उस पर्टिकुलर बॉडी के ऑर्गन को हम आइडेंटिफाई कर सके, उसका पैथोलॉजी जान सके, उसकी कोई कौन सी प्रॉब्लम है वो जान सकते हैं। इसमें जैसे कि बात करूं, कॉन्ट्रास्ट का मतलब हम पर्टिकुलर पार्ट का हम इमेज डार्कनेस बढ़ा रहे हैं। मींस देखिएगा कैसे करेंगे अपन इसको। दूसरा अपन बात करेंगे एजेंट्स विच ओपेक टू एक्सरेज और सिमिलर रेडिएशन नोन एज रेडियो ओपेक्स। ओके, तो रेड मतलब यहाँ इसका मतलब देखिएगा जो एक्सरेज को पार करने नहीं दे रहा। ओपेक का मतलब होता है उसको ब्लॉक करने वाला, तो उसको ट्रांसपेरेंट तो मतलब उसका आर पार चला जाता है। ओपेक का मतलब उसको पार नहीं करने दे रहा। किसको नहीं करने दे रहा? एक्सरेज को नहीं करने दे रहा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहा है उसका डेफिनेशन तो ये हो गया, जो कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहा है। रेडियो ओपेक का मतलब जो यहाँ पे एक्सरेज को क्रॉस नहीं करने दे रहा। सिमिलरली अपन बात कर रहे हैं, अब बात करेंगे कि इसको यूज कहां करेंगे, मींस इसके यूजेज कहां होंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम? कॉन्ट्रास्ट मीडिया के यूजेज की बात कर रहे हैं। ये आ गया कॉन्ट्रास्ट मीडिया के यूजेज। तो देखिएगा फ्रेंड्स, कैसे एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ किसका, एक्सरे एग्जामिनेशन किसकी बात करेंगे। देखिएगा मैंने अभी बोला कि एक्सरेज को क्रॉस नहीं करने दे रहा, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया पिला देते हैं, जिसमें वहां पर्टिकुलर जिस ऑर्गन पे जाएंगे वहां पे क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। अटैच होने के बाद में फिर वहां पे हम उसका एक्सरे लेते हैं तो उसकी इमेज बन जाती है। इमेज से हमें आइडिया लग जाता है कि पर्टिकुलर ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है। इसका मतलब एग्जामिनेशन कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट। ओके, मींस उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, क्लियर है क्या बाइल डक्ट। जैसे कई बार दर्द होने लग जाता है तो उसमें अपन बाइल डक्ट को एग्जामिन करते हैं। सिमिलरली एज लीवर, किडनी की बात करूं, चाहे यूरेटर की बात करूं, चाहे लीवर की बात करूं, चाहे ब्रेन की इमेजिंग की बात करूं, इन सभी का अगेन एक्सरे एग्जामिनेशन करते हैं। अगेन फैलोपियन ट्यूब्स का एग्जामिनेशन कब करते हैं? जब फीमेल कैंडिडेट में जब ओवम बनता नहीं है, ओवम से रिलेटेड प्रॉब्लम है या बच्चे नहीं होने का प्रॉब्लम है, या यूं कहूंगा
फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, तब उस कंडीशन में हम फैलोपियन ट्यूब्स का हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, हार्ट वेसल्स का एग्जामिनेशन करते हैं, हार्ट से रिलेटेड का प्रॉब्लम होता है तब एग्जामिनेशन करते हैं। यहां पे यदि इन सभी का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे एजेंट को जब भी हम देते हैं तो कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं आता, इसका मतलब क्या हुआ, नो फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट, फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट उनका नहीं होता, मतलब उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता। ओके, अब बात करते हैं अपन एग्जांपल्स की। तो जब एग्जांपल्स कौन से बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया के एग्जांपल्स जनरली स्टूडेंट को जब भी पूछते हैं तो बात आती है इमीडिएटली बेरियम सल्फेट बोल देता है, लेकिन यहाँ पे इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जिसका मैं एग्जांपल दूंगा। देखिएगा, आयोडीनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एग्जांपल आता है पॉपी सीड ऑयल, जिसके ऑयल को हम क्या करते हैं, आयोडाइज करते हैं, आयोडाइड फ्लूइड इंजेक्शन होता है, उसको हम यूज करते हैं फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। ओके, अब मैं बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपन, ये तो हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ पे मतलब ऐसा हम एरोमेटिक एसिड है उसमें आयोडीन अटैच कर देते हैं, वो हम एज ए रेडियो ऑपेक्स या कॉन्ट्रास्ट मीडिया की तौर पे काम करते हैं। ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है जिसमें डायग्नोस्टिक एजेंट्स पढ़ाते हैं, डायग्नोस्टिक एजेंट अपन बाद में पढ़ेंगे। ओके, हमारा यहाँ टॉपिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया, तो हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे एज वी आर टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट आता है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट का मतलब याद करिएगा, बेरियम सल्फेट आता है, बेरियम सॉल्ट जनरली लिया जाता है। बेरियम सल्फेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है या सॉल्ट है जो वाटर इनसॉल्युबल होता है। बाकी के जो बेरियम सॉल्ट्स होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, और वो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स क्या होते हैं, बॉडी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो बॉडी से एब्जॉर्ब होते हैं तो बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो कीप इन माइंड, यहां पे हमें याद रखना है कि बेरियम सल्फेट ही जिसका दूसरा नाम है मिनरल बेराइट या हेवी स्पार भी बोलते हैं। इसके दो नाम और है, मिनरल बेराइट और हेवी स्पार। ओके, और हेवी स्पार का मतलब यहाँ पे यूं देखना, बहुत हेवी नेचर का होता है बेरियम सल्फेट, इसीलिए इसको हेवी स्पार भी बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की, मतलब हम इसको बनाएंगे कैसे। तो बेरियम पहला हमारा यहाँ पे पहला मेथड है, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बट ओबीएस बेरियम सल्फेट का हमें प्रेसिपिटेट मिल जाता है। मैं नीचे एरो कर रहा हूं, इसका मतलब प्रेसिपिटेट बन रहा है। ओके, और दो मॉलिक्यूल HCl बनते हैं। सिमिलरली दूसरा मेथड है, ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखिएगा, अगेन बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम सल्फेट के साथ करवाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगेन बेरियम सल्फेट का हमें प्रेसिपिटेट मिलता है और दो NaCl के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। क्लियर, ये तो हो गया लेबोरेटरी लेवल के दोनों मेथड्स। ओके, यदि थर्ड मेथड की बात करता हूं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दैट इज द इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में हम बेरियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 की, तो बेरियम सल्फेट का अगेन प्रेसिपिटेट बनता है। कीप इन माइंड, अगेन मैं एरो नीचे कर रहा हूं, इसका मतलब प्रेसिपिटेट बनता है, और H2S गैस बाहर निकलती है तो मैं एरो कर रहा हूं, इसका मतलब ये गैस फॉर्म में होता है जो बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे जो हमें मॉलिक्यूल मिलता है बेरियम सल्फेट, वो हमें जनरली प्योर फॉर्म में मिलता है। क्यों, यहाँ पे जनरली दो ही कंपाउंड बनते हैं, जो गैस होती है वो बाहर निकल जाती है और बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो इस तरह से हमें प्योर फॉर्म में मिलता है। ओके, ये तो होगी इसकी प्रिपरेशन। अब बात करते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कैसे फाइन हैवी व्हाइट बल्की पाउडर होता है, बहुत फाइन मॉलिक्यूल होता है, फ्री फ्रॉम ग्रिटीनेस। फ्री फ्रॉम ग्रिटीनेस का मतलब होता है उसमें कंकर टाइप का नहीं होता, बिल्कुल फाइन पाउडर होता है, बिल्कुल फाइन पाउडर होता है, जैसे टेलकम पाउडर होता है जिसको हम लगाने से बड़ा फ्री रहता है, उस तरह से। ओके, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें कोई स्मेल नहीं आती, मींस ओडरलेस होता है और टेस्टलेस होता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं आता। ओके, एट द सेम टाइम जैसा कि मैंने बोला दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल है। कीप इन माइंड 100% इनसॉल्युबल है, इसलिए क्या होता है, मींस इसको दूसरे शब्दों में बोला जाता है प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, मींस वाटर में इनसॉल्युबल है, इसीलिए ये बॉडी में जब भी हम इसको देते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता। ओके,
लेकिन ये सॉल्युबल होता है किसमें? सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, एसिड्स और बेस, इनमें सब में सॉल्युबल हो जाता है। उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कौन सी? ओपेक टू। कीप इन माइंड, इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही हम इसको यूज करते हैं, दैट इज ओपेक टू एक्सरे रेडिएशन। मतलब समझना, इसको यदि इसका हम सॉल्यूशन लेते हैं तो इसको एक्सरे क्रॉस नहीं कर सकता। जैसे हम एक्सरे हमारा बॉडी का करवाते हैं तो हाई डेंसिटी बोन्स जो होती है, बोन्स के को एक्सरे क्रॉस नहीं कर पाता। सिमिलरली यदि हम बेरियम सल्फेट का पेस्ट लगाते हैं या बेरियम सल्फेट का मार्क कर दे तो बेरियम सल्फेट को एक्सरे क्रॉस नहीं करता। बेरियम सल्फेट एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेता, उसको क्रॉस नहीं होने देता। ओके, इसी प्रॉपर्टी का हम फ्रेंड्स यूज करते हैं, वो हम बात कर रहे हैं यूजेज में। यूजेज की बात करूं तो मैं एक सिंपल तरीके से समझाऊं तो वही यूजेज जो यहाँ पे यूजेज में हमने जीआईटी के बारे में पढ़ा। जीआईटी का मेनली एग्जामिनेशन करते हैं। जीआईटी का एग्जामिनेशन, जीआईटी का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हिंदी में कहूं तो हमारी आहार नाल। ओके, तो यहाँ पे आहार नाल या जीआईटी का है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का हम एग्जामिनेशन कैसे करते हैं फ्रेंड्स? इसमें सस्पेंशन बनाया जाता है। देखिएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाटर सोल्यूबल नहीं था, इनसोल्यूबल था। इनसोल्यूबल होने की वजह से इसका डोजेस फॉर्म बनाने में प्रॉब्लम आता है। जब भी कोई वाटर इनसोल्यूबल कंपाउंड या सॉल्ट होता है तब हम क्या करते हैं? उसका सस्पेंशन बनाते हैं सस्पेंडिंग एजेंट डाल के, और डिफरेंट डाइल्यूएंट और डिफरेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक्सिपिएंट ऐड करेंगे। बट ऑब्वियसली यदि हम ओरली लेंगे तो हम उसमें फ्लेवरिंग एजेंट भी डालते हैं, और फ्लेवरिंग एजेंट तो सिर्फ हमारे ओरल रूट के लिए डालते हैं, जिसकी जनरली जो डोज होती है 62 कितना 450 ग्राम के बीच में होती है। लेकिन जब हम रेक्टली लगाते हैं, मींस एनिमा के फॉर्म में लगाते हैं, तो उसमें फ्लेवरिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती, और यहाँ पे इसकी डोज होती है रेक्टल रूट से 150 से 750 ग्राम के आसपास इसको लगाया जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि हमें कौन से पार्ट का, जीआईटी के कौन से पार्ट का हमें एग्जामिनेशन करना है। ओके, उस पर डिपेंड करे। यदि हम सपोज स्टमक की बात करूं तो स्टमक में बट ऑब्वियस हमें क्या करना पड़ेगा? ओरल रूट देना पड़ेगा। यदि आपको रेक्टस या लार्ज इंटेस्टाइन में उस तरफ हमें एग्जामिनेशन करना है तो हमें रेक्टल रूट ज्यादा प्रीफर करेंगे। ओके, अब बात करते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने जैसा बताया था, नॉट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ये एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए एग्जामिनेशन किया जाता है जीआईटी का। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं, यहाँ पे सपोज हमें स्टमक का, किसी पेशेंट के स्टमक के का हमें क्या करना है कि उसका अल्सर हो गया, ये वाले इस वाले पार्ट पे हमें किसी पेशेंट का अल्सर हो गया, तो अल्सर होने का मतलब एक सिंपल सा यूं मान लो आप कि ये सपोज इसकी डबल लेयर मान लो या इसकी लेयर मान लो स्टमक की, और इस स्टमक की लेयर में उसके क्या हो गया? पेशेंट के घाव हो गया। इस घाव को हमें आइडेंटिफाई करना है, तो क्या होगा फ्रेंड्स? देखिएगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हम पेशेंट को, डॉक्टर ध्यान देना, इसको क्या करते हैं, जब डॉक्टर खाली पेट बुलाता है, भूखे पेट बुलाता है, आपको कुछ नहीं खाना होता है। सुबह जाते हैं डॉक्टर या लैब में जहां पे जाते हैं, जहां एग्जामिनेशन करवाते हैं, वहां पे पेशेंट को क्या करते हैं? बोतल भर के दे देते हैं, उसको बोलते हैं कि 2 घंटे में 1 घंटे में इसको पीना है। पीने के बाद में फिर क्या होता है, अंदर क्या होता है वो चीज बताता हूं। पी लिया, फिर उसका एक्सरे लिया जाता है। फ्रेंड, जब जैसे सपोज स्टमक में गया, ये स्टमक में जाने के बाद में ये क्या होता है? धीरे धीरे अंदर जाता है, और जहां अल्सर होता है उस जगह पे वो डिपॉजिट हो जाता है। जहां अल्सर होता है, घाव होता है, उस जगह डिपॉजिट हो जाता है, और वो आगे बढ़ता रहता है। इस तरह से वो जीआईटी में, पूरे जीआईटी में फैल जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, पेशेंट को हमने थोड़ी देर तक रखा, फिर उसके बाद में उसका क्या किया? हमने एक्सरेज लिया। तो जब भी हम इसका एक्सरेज लेंगे, एक्सरे लेंगे तो एक्सरेज इधर आएगी। हमने इधर क्या किया है? एक प्लेट लगा रखी है, हमने एक्सरे प्लेट लगा रखी है। यदि हम इस एक्सरे प्लेट का हम इमेजिनेशन लेंगे तो क्या होगा? इस जो ये वाला जो अल्सर है, इसका हमारे पास एक क्या होगा? एक इमेज बन के आ जाएगी। और बट ऑब्वियस है, ये सारी की सारा स्टोमक है, स्टोमक की भी इमेज आएगी, क्योंकि इसके चारों तरफ भी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? बेरियम सल्फेट लगा हुआ है। क्या दे रहे हैं हम? बेरियम सल्फेट का सस्पेंशन ही तो दे रहे हैं। तो बेरियम सल्फेट लगा हुआ है, लेकिन जिस पोजीशन पे यहाँ पे क्या है? अल्सर था, उस पोजीशन का पे ज्यादा अटैचमेंट हो गया। ज्यादा अटैचमेंट होने की वजह से
यहाँ पे इस तरह का हमें ग्रूव मिल जाएगा और हमें डॉक्टर को पता लग जाएगा कि यहाँ पेशेंट के अल्सर है। इस तरह से मैंने आपको एग्जामिनेशन दे दिया। आप लोग शायद कई बार देखा होगा घर में या आपको या किसी पेरेंट्स का ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत बड़ी बोतल से दवाई पिलाई होगी, उसके बाद में क्या होता है उस पेशेंट का एक्सरे लिया जाता है। बेसिकली वो दवाई कौन सी थी, बेरियम सल्फेट का सस्पेंशन था और उसमें देखा होगा उसमें कुछ अच्छी सी खुशबू आती है, उसमें फ्लेवरिंग एजेंट डालते हैं क्योंकि ये तो वैसे ऑर्डरलेस और टेस्टलेस उसका कोई टेस्ट नहीं आता, लेकिन उसमें फ्लेवरिंग एजेंट डाल देते हैं जिससे क्या होता है पेशेंट उसको आसानी से पी लेता है क्योंकि उसको अच्छा टेस्ट आता रहता है। ये हो गया सारा का सारा क्या कॉन्ट्रास्ट मीडिया एज वेल एज बेरियम सल्फेट। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस आता है या कौन सा यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को हम दो तरीके से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आता है डिस्कस अबाउट कॉन्ट्रास्ट मीडिया और रेडियो ऑपेक्स। तो आपको आंसर क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया है इस तरह से पहले डेफिनेशन देखेंगे, एक्सरे लिखेंगे, यूजेज लिखेंगे, इसका एग्जांपल लिखेंगे और इसको बेरियम सल्फेट को जो पूरा कंप्लीट डिस्क्राइब कर देना क्योंकि आपके सिलेबस में बेरियम सल्फेट ही है। अब मैं बात करता हूं दूसरा कि रेडियो बेरियम सल्फेट पे क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन बेरियम सल्फेट। तब भी आपको क्या करना है, हमें स्टार्ट कैसे आंसर करना, बेरियम सल्फेट इज belong means barium sulfate belongs to contrast media और रेडियो ऑपेक्स। उसके बाद में रेडियो ऑपेक्स की डेफिनेशन लिखोगे, यूजेज लिखोगे, एग्जांपल्स लिखोगे, फिर उसके बाद में बेरियम सल्फेट का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज लिख दोगे तो आपको मेरे हिसाब से पूरे नंबर मिलने की उम्मीद रहेगी। ये तो हो गया आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम का। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे कौन सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में किस तरह का क्वेश्चन आता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे डेफिनेशन से 100% क्वेश्चन बनता है, दोनों में डिफरेंस है। देखिएगा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता है उसको कॉन्ट्रास्ट मीडिया बोलते हैं, जो ओपेक होता है उनको रेडियो ओपेक्स बोलते हैं। मतलब दोनों का एक ही है लेकिन दोनों की डेफिनेशन डिफरेंट है। फिर उसके बाद में इसका यूजेज किस किस का आता है ये चीज, और इसका कोई फार्माकोडायनामिक इफेक्ट नहीं होता है, मैंने ये जरूर बताया, याद रखिएगा। सिमिलरली जो एग्जांपल्स की बात करूं, आयोडीनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हमें एग्जांपल याद रखना है लेकिन हमारे इस सब्जेक्ट में नहीं रहता है तो याद जरूर रखिएगा। कॉफी सीड ऑयल जो आयोडाइड होता है वो इंजेक्शन के तौर पे लेते हैं, और जो इंजेक्शन के तौर पे लेते हैं अदर देन जीआईटी के पार्ट वाले पार्ट को हम क्या करते हैं कि जैसे सपोज हमें लीवर का करना है, ब्रेन का करना है, फेलोपियन ट्यूब का करना है, हार्ट मसल्स का करना है, तब उस तरह की कंडीशन में हम इंजेक्शन प्रीफर करते हैं। ओके, फिर उसके बाद में ध्यान दीजिएगा बेरियम सल्फेट पे 100% क्वेश्चन आता है कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें याद रखना है कि रेडियो ऑपेक्स या कॉन्ट्रास्ट मीडिया से, और दूसरा इसका यूज बेरियम सल्फेट का इसका यूज क्या होता है कि ये यूज किया जाता है एग्जामिनेशन ऑफ जीआईटी। तो तीसरा क्वेश्चन बनता है कि ये वाटर इनसोल्युबल होता है इसीलिए हम इसका सस्पेंशन बनाते हैं ये। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड। यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ हमारा क्या कॉन्ट्रास्ट मीडिया एज वेल एज बेरियम सल्फेट इसका एग्जांपल। यहीं पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। यहाँ पे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा यदि आपको एग्जाम में अच्छा लिखना है तो इसके नोट्स बना लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं। ये आपको पूरा एग्जाम में रिवाइज करने के काम आएगा। थैंक यू वंस अगेन।